Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. तो आज हम लोग ये वाला जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, रिट टैक्स नंबर 1603 ऑफ 2024, मेसर्स पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सीनियर लॉयर अरविंद पी दत्तार एंड रेस्पोंडेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एन वेंकटरमन। प्रोनाउंस्ड ऑन 29 मई 2025। अब हुआ क्या, मैं एक बार फैक्ट बताता हूं आपको, तो फैक्ट्स को अप्रिशिएट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। देखिए, पतंजलि के 3 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, उत्तराखंड, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। पतंजलि क्या करता है, 2 पार्टी हैं, चाहे मान लीजिए वो दिल्ली के हैं, ए एंड बी, इनसे फेक आईटीसी अवेल करता है, फेक आईटीसी। इसका मतलब दीज 2 पार्टीज हैव इशूड इनवॉइसेस विदाउट actual supply of goods or services, issued invoices without सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। करेक्ट है। पतंजलि उत्तराखंड इसका क्रेडिट लेता है, फिर ये क्रेडिट पास ऑन कर देता है हरियाणा में, फिर ये पास ऑन कर देता है महाराष्ट्र में। अब मुझे एक बात बताइए, एक जो सर्कुलर आया था, किसके अगेंस्ट कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? ए और बी के अगेंस्ट कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 122 या 174? हेलो, ए और बी के अगेंस्ट कौन सा प्रोसीजर होगा? 122 आएगा, सेक्शन 122 आएगा। ये जो उत्तराखंड है, इसके अगेंस्ट कौन सी प्रोसीडिंग शुरू हो रही होगी? इसने एक्चुअल आगे सप्लाई की, ये फिर से सप्लाई कर रहा है, इधर एक्चुअल कर रहा है ना, केवल नहीं, ये भी फेक कर रहा है, ये भी तो फिर तो जब तक वो एक्चुअल सप्लाई वहां नहीं हो रही है, केवल बिल का प्रदान हो रहा है, तो 122 ही होगा। अच्छा, उत्तराखंड में 2 सेक्शन आएंगे, एक दोनों आएगा, हाँ दोनों रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, 74 भी आया था। तो रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी सेक्शन 74 आएगा, और जो पास ऑन कर रहा है उसके लिए सेक्शन 122 आएगा। करेक्ट है। हेलो, हरियाणा और महाराष्ट्र का जो यूनिट है, उसके अगेंस्ट कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 74। हरियाणा और महाराष्ट्र 122। करेक्ट है ना। अब अमाउंट डाल देते हैं। मान लीजिए ए और बी ने फेक आईटीसी पास ऑन किया 100 रुपया, उत्तराखंड ने अवेल किया 100 रुपया, तो सेक्शन 74 कितने रुपए पे लगेगा? कितने रुपए पर प्रोसीडिंग शुरू होगी? 100 रुपया का पास ऑन किया और 100 रुपया अवेल कर लिया, कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। 100 रुपए पे पास ऑन किया 80 रुपए, तो कितने रुपए पे 122 आएगा? 80 रुपए पे। 80 रुपए पे 122 आएगा। तो ये सब अमाउंट जरा ध्यान रखिएगा। इसने 100 रुपया पास ऑन किया, लेकिन अवेल किया सिर्फ 70 रुपए, तब सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग 70 रुपीज पे होगी। और इसने पास ऑन किया यहां पर 80 और यहां कर दिया 50, अब 122 की 80 प्लस 50। हेलो, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? तो आपने 74 122 दोनों लगाया है। हाँ, वहां मेरा क्वेश्चन यही था, क्या उसने एक्चुअल सप्लाई की या उसने केवल बिल का पास ऑन किया? नहीं, बिल का पास ऑन किया। एक बार रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी भी किया, जो ए और बी ने इशू किया था, और फिर इसने पास ऑन भी किया है। ठीक है। अब आप समझिए, 74 की प्रोसीडिंग सेट असाइड और ड्रॉप हो गई, सेट असाइड एंड ड्रॉप हो गई। फैक्ट समझ में आ गया। अब देखिए क्या हुआ। पतंजलि उत्तराखंड की सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग वाज सेट असाइड एंड ड्रॉप। व्हाई? बिकॉज कि डिपार्टमेंट वाज नॉट एबल टू प्रूव विथ एविडेंस कि देयर इज ए रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। तो सबसे पहले कहा गया कि अगर ये ए और बी आर इशूइंग इनवॉइसेस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, देन their registration should have been cancelled with retrospective effect, which was not done. Secondly, e-way bill was there. फिर डिपार्टमेंट ने कहा कि टोल रिसीट दिखला दो, तो फिर इनको कहा गया कि ये सेट रूट टोल का ही लेना जरूरी नहीं है, हम लोग विदाउट टोल का रूट से सामान आया है। तो डिपार्टमेंट के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, ये एविडेंस नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि देयर वाज एक्चुअली पतंजलि हैज अवेल्ड रॉन्गफुल ITC. Therefore, Section 74 was set aside and dropped. लेकिन
122 की तो प्रोसीडिंग चलेगी ना। हेलो, जी सर। अब 122 की प्रोसीडिंग इसने जो पास ऑन किया वो चलेगी। अब क्या हुआ, अब देखिए, जो पिटिशनर के जो लॉयर थे अरविंद अतार जी, उन अब समझिए इस चीज को, इन सब का एविडेंस था 122 ये सब का। अब कैसे बचा जाए, मैंने आपको बार बार बताया है, देर आर 3 ग्राउंड्स टू रिस्पॉन्ड टू द नोटिस। वन इज मेरिट, मेरिट में 74 में तो एविडेंस नहीं था, बच गए, चलिए। लेकिन दूसरा ग्राउंड होता है लॉ का ग्राउंड, और तीसरा होता है टेक्निकल। तो ये जो पूरा का पूरा जजमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ग्राउंड। अब ये बचेंगे कैसे, आप समझिए इस चीज को, हाउ इन पतंजलि कैसे बचेगा 122 से। तो जो पूरा का पूरा जजमेंट आप पढ़ेंगे, मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा, उसमें ये सिंपली ये कहा गया कि 122 की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की है प्रॉपर ऑफिसर ने, एंड 122 में प्रॉपर ऑफिसर वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, 122 की प्रोसीडिंग इज ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इट शुड बी। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. The cognizance of this proceeding is with first class magistrate of lower court. वहां ये प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए थी, प्रॉपर ऑफिसर ये प्रोसीडिंग शुरू कर ही नहीं सकता है। 122 की प्रोसीडिंग क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि इसमें मेंसरिया प्रूव करना पड़ता है, इसीलिए दिस प्रोसीडिंग शुड बी स्टार्टेड, cognizance should be taken by lower court first magistrate. तो ये सब इसमें कहा गया, और लेकिन कोर्ट ने ये बात मानी नहीं और कहा कि 122 की प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड विद द प्रॉपर ऑफिसर, और रीजन दिया गया रूल 142, जहां पर DRC 01 इशू करते हैं वहां पर 122 भी लिखा हुआ है। दूसरा, सेक्शन 127 में भी ये बात लिखी हुई है कि सेक्शन 127 में 122 की प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए 127 में लिखा हुआ है कि द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन, और यहां पर वर्ड प्रॉपर ऑफिसर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अब ये पढ़ना शुरू करता हूं सारा जजमेंट, फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने फैक्ट आपको बता ही दिया है। देखिए, अच्छा, इसमें पिटिशनर कौन है जरा ये सब समझ लीजिए। हु इज द पिटिशनर? अरे कहिए, पिटिशनर कौन है? पतंजलि सर। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। ये पतंजलि आयुर्वेद जो लिमिटेड है ये उत्तराखंड का ही होना चाहिए। लेट अस चेक इट। देखिए 122(1) क्लॉज 2, नो सप्लाई एंड नो रिसीट ऑफ गुड्स। तो ये फेक इनवॉइस, ये रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ ITC हो गया। ये देखिए, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड, हरिद्वार उत्तराखंड, सोनीपत हरियाणा, अहमदनगर महाराष्ट्र, इन सब ये उत्तराखंड ही होगा। फिर ये 2 पार्टी जो मैं बता रहा था, SG एग्रो इंडिया इंडस्ट्री और मेसर्स मैजिक ट्रेडर्स, इनको पकड़ा कैसे? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते ही इनका टर्नओवर 50 लाख 1 करोड़ होने लगा। दूसरा, वो 99% 1% कम से कम कैश में देना चाहिए, वो प्रोविजन भी वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो ये सब के कारण इनको पकड़ा गया। इनको पकड़ने के बाद पतंजलि तक पहुंचे। The aforementioned information created a suspicion, और वो suspicion create किया, और which resulted in an investigation conducted against various firms or companies including the 3 aforementioned units of the petitioner, which led to the issuance of the impugned demand cum show cause notice dated this under section 74 और 122 of CGST Act। देखिए, 3 फर्म पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड यानी कि सेम पैन नंबर और डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड है। अब देखिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये लिखा हुआ है बाय द wherein it was alleged that petitioner acting as a main person, तो पतंजलि इज ए मेन पर्सन, तो मैं मान के चल रहा हूं उत्तराखंड ही है। इंडल्ज इन सर्कुलर ट्रेडिंग, यानी कि रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ ITC भी ले रहा है और पास ऑन भी कर रहा है, दैट इज सर्कुलर ट्रेडिंग ऑफ टैक्स इनवॉइसेस ओनली ऑन पेपर विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, एक बात मैं आपको एक लॉ दिखलाता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये सेक्शन 74 का एक्सप्लेनेशन है, और ये एक्सप्लेनेशन का
क्लॉज 2 देखिए क्या लिखता है, वेयर द नोटिस अंडर द सेम प्रोसीडिंग इश्यूड टू द मेन पर्सन liable to pay tax and some other person and such proceeding against the main person have been concluded under section 73 or 74. The proceeding against all person liable to pay penalties under section 122 125 are deemed to be concluded. तो इस जजमेंट में इस एक्सप्लेनेशन को भी कोट किया गया कि मेन पर्सन वाज पतंजलि, देयरफॉर द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 122 also comes to be concluded, मतलब ड्रॉप हो जाएगा। हमने जब इसका सेशन लिया था आप लोग के साथ तो मेरा ये मानना था मेन पर्सन मीन्स द कंपनी एंड हु आर द अदर पर्सन, अदर पर्संस आर द डायरेक्टर्स। तो अगर मेन पर्सन कंपनी के अगेंस्ट अगर सेक्शन 74 चल रहा है, डायरेक्टर के अगेंस्ट सेक्शन 122 चल रहा है और अगर कंपनी के अगेंस्ट सेक्शन 74 ड्रॉप हो गया तो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जो सेक्शन 122 चल रहा होगा वो ऑटो ड्रॉप हो जाएगा। ये हमारा ये मानना था, लेकिन यहां पर ये चीजें नहीं है। पतंजलि और उसके डायरेक्टर पे केस नहीं चल रहा है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड उत्तराखंड के ऊपर ही दो सेक्शन इंपोज किए गए, एक सेक्शन 74 और दूसरा सेक्शन 122। सेक्शन 74 फॉर रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी और 122 फॉर wrongful passing of the ITC, यानी कि issue of invoice without supply of goods or services. So where the notice under the same proceeding is issued to the main person, let us suppose the owner of the goods या supplier of goods, और इसमें हम लोग एक कंपनी भी डाल सकते हैं, कंपनी liable to pay tax and some other persons, and some other persons में डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। And such proceeding against the main person have been concluded. अब देखिए concluded का मतलब अलग अलग हो सकता है। जहां पर इस जजमेंट में लिखा हुआ set aside and dropped, वहां concluded वन नहीं लिखा हुआ है। Now why it was set aside and dropped? Because of the lack of evidence. And why it might be dropped for other cases, कि मैंने पेमेंट कर दिया तो ड्रॉप हो गया। तो दिस हाँ, जो 74 की जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो 74 के साथ पेनल्टी आल्सो इंक्लूडेड है एक एविडेंस में। 127 कहता है ना, जब 74 ऑफेंस सेम नहीं है ना राजेश जी, नहीं ऑफेंस अलग अलग, मैं वही कह रहा हूँ। जो 74 के साथ जो पेनल्टी लगी होगी वो तो ड्रॉप होगी, लेकिन जो 122 की जो अलग से प्रोसीडिंग जो उन्होंने कर रखी है सेकंड केस में जो उन्होंने पासान किया वो खड़ी नहीं। करेक्ट, वो खड़ी नहीं। तो पतंजलि से समाप्त हो गया। पतंजलि ने जिसको पासान किया, पतंजलि से कैसे पासान के ऊपर वो पेनल्टी रहेगी। हाँ, पासवान के ऊपर पेनल्टी रहेगी। करेक्ट, वहां पे या तो डिपार्टमेंट ये प्रूव करने में सफल रहा कि आईटीसी पासान हुई और इसके एविडेंस मेरे ये है। हाँ, और पतंजलि वहां फेल हो गया वो एविडेंस देने से कि मैंने यह गलत आईटीसी पासान नहीं की, एक्चुअल की, वो देने से फेल रहा। देखिए इस जजमेंट में आप पूरा पढ़ेंगे ना तो जो लॉ का ग्राउंड लिया हुआ है वो इस पे तो खैर कोई डिस्प्यूट ही नहीं था कि ये कंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो मेन ग्राउंड लिया गया था कि 122 की प्रोसीडिंग प्रॉपर ऑफिसर इनिशिएट कर ही नहीं सकता और कुछ नहीं, और कोई ग्राउंड ही नहीं है इसमें। अच्छा देखिए अब 122 में आते हैं। एक बार पहले एक बात बताइए, मैं यहाँ आता हूँ, ये चैप्टर हमने हर एक किताब में हम लोग ये डालते हैं। हाँ सर एक मिनट सर, 74 रीड विथ 122 और 122 रीड विथ 74 डाला या 122 रीड विथ 127 डाला करते हैं, वो दिखना गलत है, उसको भी डिस्कस वो दिखना पड़ेगा तब भी जाके स्टैंड करेगा। अच्छा मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बात बताइए, ये सारे CGST एक्ट, प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन, लेवाई एंड कलेक्शन, ये सारे चैप्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट सेक्शन, उसके अगेंस्ट रूल्स, उसके अगेंस्ट फॉर्म्स। यस, मुझे एक बात बताइए, इनवेरिएबली जनरली वेदर दिस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में जो लैंग्वेज यूज्ड है, जो शब्द यूज है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन रिटर्न्स में जो शब्द और लैंग्वेज यूज है उसके साथ इंटरप्रेट हो सकता है, या दोनों को हर एक चैप्टर को इंडिपेंडेंटली ही इंटरप्रेट करना है? यस और नो? ये मान के चलिएगा जनरली
कोई भी चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होता है व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग द लॉ। करेक्ट है ये बात? यस सर। देखिए डिमांड एंड रिकवरी किस सेक्शन में, डिमांड एंड रिकवरी के सेक्शंस कौन से हैं? 73, 74, 73 टू 84। ऑफेंस एंड पेनल्टीज किस में है? 122 टू 38। तो इस डिमांड एंड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स इंडिपेंडेंट है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज की प्रोसीडिंग्स इंडिपेंडेंट है जनरली। जब तक चैप्टर खुद ही कनेक्शन ना एस्टैब्लिश कर दे तब तक आप इंडिपेंडेंट मानेंगे आप इसको। अब अगर आप इसमें जाते हैं जहां पर यह कहता है कि ऑल प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 132, इसका मतलब 132 क्या है? इम्प्रिजनमेंट वाला है कि टैक्स इवेजन 5 करोड़ से ज्यादा है, क्रिमिनल इन नेचर, क्रिमिनल इन नेचर हम देखते हैं। करेक्ट। तो बोलता है कि अगर आपकी ऑल प्रोसीडिंग रेस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस शैल नॉट इंक्लूड, यानी कि अगर आपका 73 या 74 में प्रोसीडिंग इशू शुरू हुआ, मैं ऐसे बोलता हूं 74/74A में, 73 तो छोड़ ही देते हैं, वहां पर तो मेंसरिया है ही नहीं, तो वहां 132 तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो 74/74A में अगर कोई प्रोसीडिंग इशू होती है तो डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली सेक्शन 132 की प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। करेक्ट है ना? करेक्ट है, एकदम कर सकता है। अब इसको भी इस जजमेंट में डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें यह लिख रहा है कि ऑल प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग अंडर 129 and 130 शैल कम टू एन एंड। ये मैंने क्यों लिखा है इसको जरा समझ लेंगे बाद में, ये पुराना है या नया है, गॉड नोस। Henceforth, after amendment, legislature can take actions both under 73, 74 and 129, 130. For example, if main person, अच्छा यहां से 129, 130 हटाया गया है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, खैर इन एनी केस मैं आपको कुछ और दिखलाता हूं, रुकिए। ये जो 129 में जो ऑफेंसेस लिखा हुआ है और ये ऑफेंसेस 21 ऑफेंसेस है, इसमें से कुछ ऑफेंस मेंसरिया वाले हैं, कुछ जिसमें मेंसरिया नहीं है। जहां पर भी हमने स्टार बनाया हुआ है, ये जब जो इतने भी स्टार्स बनाए हुए हैं वो सारे के सारे मेंसरिया वाले हैं। इसमें जिसमें सर ये देखिए फ्रॉडुलेंटली ऐसा शब्द आएगा, इरेगुलरली ऐसा शब्द आएगा, हम उसको मेंसरिया में देखेंगे। अगर ऐसे शब्द नहीं है तो मेंसरिया नहीं देखेंगे। ठीक बात है। तो वो हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट ही है। रविनारायण जी ये सब तो हमने ऐसे भी सेशन में डिस्कस किया हुआ, ये तो हमने मैं ये सोच के कर रहा हूं कि आपको याद होगा। तो जहां जहां सिंगल स्टार लिखा हुआ है वहां पर जो पेनाल्टी है हाईएस्ट पेनाल्टी लगेगी विच एवर इज हायर, और जहां डबल स्टार है जहां पर मेंसरिया नहीं है वहां पर मैक्सिमम 10,000 रुपीज पेनाल्टी लगेगी। करेक्ट। अब 74 के साथ 122 लिखना ये इसलिए भी लिख देते हैं क्योंकि वो इसके कारण लिखते हैं 122 सबसेक्शन 2 के कारण। यस ठीक है। दूसरा, यस 122 में कोई अगर प्रॉपर ऑफिसर का नाम नहीं है तो रविनारायण जी याद है आप हम लोग जीएसटी मैजिक से पूछ भी रहे थे कि 122 और 127 में रिलेशन क्या है। तो 122 की पेनाल्टी 127 के थ्रू ही होगी, वरना नहीं हो सकती है। Where the proper officer, ये देखिए प्रॉपर ऑफिसर का नाम है, is of the view that a person is liable to a penalty and same is not covered under the proceeding under section 62, 63, 64, 73, 74, 74A, 129, 130. ये exclusions 122 covered है, 125 covered है। He may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard. 122 में reasonable opportunity of being heard नहीं दिया हुआ है, लेकिन 122 को अगर आप रूल 142 सब रूल 1 से पढ़ेंगे तो वहां पर शो कॉज नोटिस देना कम मैंडेटरी है। तो 122 की पेनाल्टी 127 सेक्शन 127 को पढ़ना होगा, रूल 142 सब रूल 1 को पढ़ना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। फिर हमने यहां पर लिखा इन केस ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ नो टैक्स कैन बी रिकवर्ड एंड देयरफॉर नोटिस अंडर 73, 74 कैन नॉट बी इशूड। द ओनली रिकोर्स अवेलेबल टू द प्रॉपर ऑफिसर इज टू लिवाई पेनाल्टी अंडर सेक्शन 122। ये देखिए विदाउट सप्लाई, तो 74 तो 73, 74 हो ही नहीं सकता, 74 में ए भी नहीं हो सकता, तो कौन सा सेक्शन लगाएगा? 122। लेकिन 122 की पेनल्टी लगाने के लिए वो पावर कहां से डिराइव करेगा? 127 से। द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू नोटिस अंडर सेक्शन 122, रीड विद सेक्शन 127। सेक्शन 127 गिव्स पावर टू लिवाई पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 to 125 आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग
हर्ड। अब हम लोग एक बात और आते हैं, जब आप सेक्शन 125 पढ़ते हैं, सेक्शन 125 यहां पर ऑफेंस नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ एनी पर्सन हु कंट्रावेंस, और सेक्शन 122 पढ़ते हैं तो वहां ऑफेंस लिखा, तो ऑफेंस का मतलब क्या होता है वो भी है। मैं आपको एक बार दोबारा जजमेंट में लेके चलता हूं। जजमेंट में ये एनालिसिस नहीं है 122 127, इस पूरे जजमेंट में सिर्फ एक ही एनालिसिस किया जा रहा है कि 122 को हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर मान लेते हैं, Yes. तो 122 की जो प्रोसीडिंग वो जो शुरू कर सकता है वो कौन कर सकता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफ द लोअर कोर्ट, सेक्शन 134। The criminal in nature. The criminal in nature. यस, ये रहा कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। अब देखिए लैंग्वेज ऑफेंस नहीं लिखा हुआ, पनिशेबल सेक्शन 132 से रिलेटेड है, और द रूल्स मेड देयर अंडर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर एंड नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. Shall try such offense. The criminal court shall try the offenses under section 132 to 138. Criminal court shall not try the offenses under section 122 or 125. तो ये कहानी है। अब मैं जजमेंट में दोबारा आता हूं। ये मेन पर्सन पे हमने डिस्कस कर भी लिया आपके साथ। ये पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, ये पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड, ये दो हैं क्या? तो उत्तराखंड में 2 रजिस्ट्रेशन होगा इनका, फिर चेक कर लें। उत्तराखंड 2 हैं, ये इनएक्टिव हो गया, ये एक्टिव है। दूसरा और है क्या उत्तराखंड? ये रहा, ये तीसरा भी है। उसमें ऊपर लिखा हुआ है ना सब 3, चौथा भी 3 बोल के लिखा है। कहाँ लिखा है 3? तो पहले जो इनएक्टिव था 3 पेज है, 3 पेज। नहीं, तो पहले जो दिखाए थे जो इनएक्टिव है उसमें 3 लिखा हुआ था शायद। इधर देखिए 3ZB। अच्छा, ये 3ZB, इसी से मतलब आप पता कर रहे हैं। ये पहला है 1। हाँ। तो दूसरा वो वाला होगा, ये चौथा है। तो दूसरा कहाँ है? ये दूसरा है। ओके, 2 है। 4 उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन है इसका मतलब। और ये जो हम लोग जजमेंट पढ़ रहे हैं वो किसका है? ये पहला का है जो इनएक्टिव हो गया है। तो 2 नाम क्यों दिए हुए हैं? 1ZX पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड एंड हर्बल। तो जो पहला इनएक्टिव हो गया है वो कौन सा है? अच्छा, ये तो तीसरा खोल दिया हम लोग ने, बैक कर लीजिए। ये वाला है ना, ये एक्टिव है, जिसका अगेंस्ट केस चल रहा है वो एक्टिव है। ये रहा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, 1 जुलाई 2017, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये इधर प्रिंसिपल हर्बल प्राइवेट शायद कहाँ लिखा है, पतंजलि फूड्स एंड हर्बल पे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये जो पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड, ये एक अलग सेपरेट कंपनी है जिसके अंदर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है ना? यस सर, वो हो सकता है। सर इसका एडिशनल नेम खोलना सर, इसका एडिशनल नेम नीचे रहेगा सर, नीचे बगल में। एडिशनल नेम तो नहीं लिखा हुआ है सर। है सर, ये थोड़ा सा एक पेन पे 2 नाम हो जाते हैं सर। ये यहाँ एडिशनल ये ठीक है, नहीं है इसमें, नहीं है, ठीक है। नहीं, ये तो एड्रेस ही, ये तो समझ में आ गया, जैसे SCZ का एड्रेस नहीं होता वैसे है। इसके अंदर 2-4 कंपनी और होगी पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड में, जो पूरे एरिया को मेंटेन करती होगी, एक सेपरेट कंपनी बनाई होगी और उसके अंदर ये होगा। स्टेट में है इसका जुरिडिक्शन, स्टेट में या सेंटर में इसका जुरिडिक्शन? स्टेट में सर, स्टेट में सर, स्टेट में। एडमिनिस्ट्रेटिव है ना सर, स्टेट में है। तो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्यों है? क्योंकि स्टेट करके यूनियन को दिया होगा, केस सेंटर वालों ने बनाया होगा सर, DGGI ने शुरू किया होगा। हाँ, फिर भी रेस्पोंडेंट स्टेट तो आएगा ही आएगा, इसमें पूरा रेस्पोंडेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है। खैर इन एनी केस चलिए, नाउ देयरफॉर पतंजलि
is hereby required to show cause to the additional joint commissioner central GST कमिश्नरेट लखनऊ। हाँ ये DGGI है, लखनऊ कहाँ पहुंच गया, ये DGGI है। IGST अमाउंटिंग टू 9 करोड़ और ये 74 में आया, इंटरेस्ट पेनल्टी 74 में आ गया, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज ऑन 1, ये सर्कुलर ट्रेडिंग का 122 आ गया, ठीक है। और कितने का, 38 करोड़ का, 38 करोड़ है ना ये, छोटा मोटा फ्रॉड नहीं करता इसका मतलब। और ये 7 क्या है, रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ ITC 275 करोड़ का। मुझे एक बात बताइए, ये 74 इज रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ ITC और ये भी रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ ITC है, तो 74 और क्लॉज 7 तो सेम ऑफेंस हो गया। इसमें 38 करोड़ लिखा हुआ है और इसमें 9 करोड़ लिखा है, ये अमाउंट कैसे डिफरेंट है? उनका सर नोटिस का यदि अगर मिल जाता डिपार्टमेंट का तो पूरा पन्ना खुल जाए। एक मिनट, उनका लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं देखना, हम लोग थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो शायद मिल जाए। टेक्स यूटिलाइज, हाँ यही है, देखिए वॉयलेशन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए फेक इनवॉइस। अच्छा, टेक यूटिलाइज ITC विदाउट एक्चुअल रिसीट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। और क्लॉज 2 क्या है, इश्यूज एनी इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ बिल, विदाउट सर ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू हो और वो GST का अमाउंट 74 में, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हो। फिर से नोटिस में आता है 9 करोड़ का तो 74 है, क्लॉज 2 में इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इरेगुलर ITC, ठीक है, ये 38 करोड़ समझ में आ रहा है। ये क्लॉज 7 ये दोनों सर इनपुट लिया और इनवॉइस दिया, उसको पास ऑन किया। क्लॉज 10 और क्लॉज 16 क्या है? चलिए ये तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड कोट कर रहा है। और 16 क्या है? ये अकाउंट्स, टर्नओवर में बताया। चलिए तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है तो बताइए। 74 अगर रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ ITC है तो पूरा का पूरा 74 में जाना चाहिए था, ये 122 क्लॉज 7 में क्यों लेके आ रहे हैं? सर उसके लिए फैक्ट्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें लिखा है ना एज डिटेल्ड इन पैरा सो एंड सो। हाँ वो पैरा तो हम लोग के पास है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप थोड़ा सा सोचिए। मैं एग्जांपल लेता हूं, किस केस में हो सकता है, कम से कम ये तो हम लोग सोच ही सकते हैं। मान लीजिए ये केस नहीं है, मान लीजिए पतंजलि है, इसने रॉन्गफुल ITC लिया हुआ है A से 100 रुपए का और इसने पास ऑन कर दिया, मान लीजिए 100 रुपया, दूसरा ऑप्शन 120 रुपया, तीसरा ऑप्शन 80 रुपया। अब मैं पतंजलि के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग शुरू करूंगा तो इसके लिए तो सेक्शन 74 इशू कर दूंगा। मैं यहाँ कब आऊंगा? यहाँ सर आप लिए और पास ऑन कर दी, लिए और पास ऑन की, पास ऑन करूंगा तो मैं तो 122(1) क्लॉज 2 में आऊंगा, ऑलरेडी है। ये देखिए पास ऑन जो किया 38 करोड़, ये सेपरेट ना, ये लिया, ये पास ऑन किया, ये बोथ लिया पास ऑन। ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों सेम है। अगर एक बात सोच के देखिए, इफ आई डोंट हैव प्रूफ ऑफ, मान लीजिए ये 100 रुपया है ना, ये मैंने पास ऑन किया, ये पास ऑन, ये अवेल, दोनों सेम है, तो मैंने इतना अवेल करके इतना पास ऑन कर दिया, यही कहना चाह रहा है ना? यस सर। इसमें यूटिलाइज भी तो लिखा ना सर? क्या चीज यूटिलाइज किया? मतलब वहां सेकंड में पहले पास ऑन किया और यहाँ यूटिलाइज किया, टेकिंग एंड यूटिलाइज लिखा हुआ है सर। नहीं ठीक है, टेकिंग और यूटिलाइज 38 करोड़ मैंने टेक किया और यूटिलाइज किया, करेक्ट, और इतना ही मैंने पास ऑन कर दिया, तो इस 38 करोड़ के लिए तो सेक्शन 74 का नोटिस इशू होगा। हाँ ठीक है सर। तो ये क्यों इशू कर दिया? इसके लिए तो ठीक है, पास ऑन के लिए क्लॉज 2 में ये इशू कर दिया। और अगर ये 100 करोड़ का मेरे पास प्रूफ नहीं था तो 74 हो गया, तो 122 का प्रूफ कैसे आ गया? ये सर जब 74 ड्रॉप हो गया तो 122 वाला भी ड्रॉप हो जाना चाहिए था इतना। मैंने 122, आप सुनिए, 122 ड्रॉप होगा अगर 74 में लगा हुआ, तो ये स्टैंड कर रहा है 122(1) में। अरे चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ तो, मतलब हम लोग को नहीं समझ में आ रहा ऑब्वियसली। ये सब डिस्कस, ये हरियाणा का देखिए, रुकिए, हरियाणा का देखिए, हरियाणा में क्या हुआ, ये भी पास ऑन कर रहा है, क्लॉज 2 मतलब पास ऑन कर रहा है, कितना? वही तो 88 करोड़ और ये 86, ठीक है। तो हरियाणा क्या कर रहा है जरा देखे एक बार। हरियाणा अवेल कितना कर रहा है? 86, पास ऑन कितना कर रहा है?
88। तो इसको 74 में क्यों नहीं ले गए? वाई नॉट इन 74? एज पर सर्कुलर, wrongful availment of ITC should be, the proceeding should be in section 74। चलिए ठीक है, आयुर्वेद का देख लेते हैं। पास ऑन 11, अवेल 10, ठीक है। तो मेरा एक ही सवाल है कि ये जो क्लॉज 7 है, क्या स्टॉक नहीं था या फिर ना? क्लॉज 7 एक बार दोबारा पढ़े हम लोग। सर, एक पार्टी अगर बिल टू शिप टू में काम करेगा, उसके पास स्टॉक कहाँ आएगा? टेक्स और यूटिलाइजेज ITC विदाउट एक्चुअल रिसीट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इधर फुल्ली और पार्शली, in contravention of the provisions of this act or the rules made thereunder। in contravention किया provisions 16(2)(a) का। फेक इनवॉइस का केस है। मान लीजिए मैंने ब्लॉक क्रेडिट अवेल कर लिया तो मेरे अगेंस्ट 74 करेंगे। अगर मेरा केस ब्लॉक क्रेडिट का नहीं है, मेरा सिर्फ इनवॉइस के बेसिस पे लिया, तो वो 74 नहीं करेंगे, 122 करेंगे। रुकिए जी, वो सर्कुलर नंबर क्या है, किसी को आइडिया? 171। सर्कुलर नंबर 171 हैंग करने लगा। Circular number 171. In case where clarification, in case where a registered person A has issued tax invoice to another registered person B without any underlying supply of goods or services or both, whether such transaction will be covered as supply under section 7 and whether this. तो B के against 120, B के against 74 और A के against 122, यही तो होना चाहिए। Since there is only been an issuance of tax invoice by registered person A to registered person B without underlying supply of goods or services or both, therefore such an activity does not satisfy the criteria of supply as defined, as there is no supply by A to B in respect of such tax invoice. In terms of this, no tax liability arises against A for the said transaction, and accordingly no demand and recovery requires to be made against A। और ए के अगेंस्ट फिर क्या होगा? ए के अगेंस्ट पिनल एक्शन होगा क्लॉज 2 में, ठीक है। और बी के अगेंस्ट बी हैज अवेल्ड एंड यूटिलाइज ITC ऑन द बेसिस ऑफ द दिस, तो क्लॉज बी डी, तो ये 74 कर तो रहे हैं इसमें, बिल्कुल ठीक हम लोग सोच रहे हैं। तो मेरा यही एक सवाल है कि यह क्लॉज 2 में पास ऑन करने के लिए ये रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ ITC, इसमें 74 जाना चाहिए था। वाई दे हैव इशूड दिस, और टोटल पेनाल्टी लगा दी 273 करोड़ के आसपास। एनीवन एनी आइडिया? सर ये पेनल्टी तो उत्तराखंड के GST नंबर पे होगी ना? नहीं, तो शोकॉज नोटिस ये सब कहां से मिलेगा? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी सोचिएगा, और मे बी यूट्यूब में जाएगा तो कोई ना कोई तो कमेंट कर ही देगा जिसको पता होगा। पेनाल्टी कितना है सर? बड़ा 273 करोड़। 73 ज्यादा। अच्छा हाँ, ये देखिए, रेस्पोंडेंट अथॉरिटी वाइड एजुडिकेशन ऑर्डर डेटेड दिस हैज सेट असाइड द डिमांड्स एंड ड्रॉप द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 74 अगेंस्ट द पिटिशनर। द डिपार्टमेंट वाइड एजुडिकेशन एट द वेरी आउटसेट डिसाइडेड टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 74 ओनली विद द यूनिट ऑफ द पिटिशनर सिचुएटेड इन उत्तराखंड फॉर द रीजन दैट इट हैड अवेल्ड टोटल इनएलिजिबल ITC ऑफ दिस, out of which it has passed on ineligible ITC to the tune of this। तो जो पास ऑन किया उसके अगेंस्ट 122 और इसके अगेंस्ट 74, इसी को ड्रॉप किया। एंड एक्सोनरेटेड द अदर टू फर्म सिचुएटेड विच हैज अवेल्ड ITC अगेंस्ट विच इट हैज पास्ड। एक्सोनरेटेड का मतलब क्या होता है? आई थिंक रिलीव्ड सर, रिलीव्ड, इसका मतलब तो ठीक ही है, हम लोग पढ़ तो ठीक ही रहे हैं। ओके, रिलीव्ड ही है, ठीक है। चलिए, तो एक्सोनरेटेड द अदर टू फर्म सिचुएटेड एट हरियाणा विच हैज अवेल्ड ITC ऑफ दिस अगेंस्ट विच इट हैज पास ITC ऑफ दिस एंड महाराष्ट्र, देयरफॉर ओनली penal action was proposed by the department against the two entities situated in Haryana and Maharashtra। ठीक है, फिर तो ठीक ही हो गया ना। ओहो, हम लोग यही तो कह रहे थे, दो कैसे हो सकता है? तो ये कह रहे हैं कि ये जो क्लॉज 7 वाला ये ड्रॉप कर रहे हैं ये, और सिर्फ ये वाला पीनल एक्शन चला रहे हैं, करेक्ट है ना? हेलो, उत्तराखंड टेकन इनटू, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब ये एविडेंस की कमी के कारण सेक्शन 74 ड्रॉप हुआ है। और दूसरा याद करिए सेक्शन 145 ऑफ CGST एक्ट, जहां पर हमने कहा था कि अगर आप कोई और एविडेंस लेके आते हैं तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, नहीं तो वो एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होता है। ये रहा, और ये हमने GST मैजिक में भी पूछा था, सेम यही आंसर दिया था, आप पढ़ लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, फिक्स टोल रूट नहीं लिया, रूट में भी एनी रूट में भी चूजन टू रीच ए डेस्टिनेशन, और ये कह रहे हैं कि एफिडेविट भी दे दिया कि सारे ट्रांजेक्शंस जेन्युइन है।
तो इसीलिए सेक्शन 74 वाज ड्रॉप। अब जो यहाँ पर आया सर, यहाँ पे अगर 74 ड्रॉप हो गया मीन्स की फेक इनवॉइस और इनएलिजिबल आईटीसी नहीं है। करेक्ट। तो फिर वो फेक या इनएलिजिबल आईटीसी पास ऑन तो रह गया ना, मैंने रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी नहीं लिया, लेकिन पास ऑन किया, उसका एविडेंस होगा इनके पास। ये अब जो भी क्रेडिट, जो भी पेनाल्टी लग रही है रॉन्ग अवेलमेंट की नहीं लग रही है, पासिंग ऑफ द क्रेडिट की लग रही है। हाँ सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर मेरा जो मुझे अवेल हुआ वो इलेजिबल है, वो फेक नहीं है, हाँ, जो मैंने पास ऑन किया वो फेक कैसे है? मेरा माइंड में थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ है, दो पार्टी ए और बी, और ये पतंजलि के 3 हो गया, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। ये यहां से गया और ये ड्रॉप हो गया, इसके अगेंस्ट जो सेक्शन 74 था वो ड्रॉप हो गया। और इसने जो पास ऑन किया है, ये पतंजलि ने जो पास ऑन किया है, फिर इसने इसको पास ऑन किया, इसने इसको पास ऑन किया, फिर इसने इसको पास ऑन किया, ये जो पासिंग ऑफ द क्रेडिट है, इसके अगेंस्ट सेक्शन 122(1) क्लॉज 2 लगी हुई है, बाकी सब ड्रॉप हो गया। अब आप ये कह रहे हैं, एक बार ऐसे समझते हैं, ए और बी, इसने इसको पास ऑन किया 122(1) क्लॉज 2 में, और इसके अगेंस्ट सेक्शन 74 ड्रॉप हो गया। बोला ठीक है, जेन्यून ट्रांजेक्शन है, तो इसके अगेंस्ट भी तो ड्रॉप होना चाहिए। करेक्ट। अगर ये जेन्यून है, 74 का जेन्यून ट्रांजेक्शन है, तो ए का भी ड्रॉप होना चाहिए। यस, एनीवन, एनी आइडिया? पतंजलि उत्तराखंड, पतंजलि सर इस ऑर्डर में क्या पेनल्टी 122 की कंफर्म कर दी है क्या हाईकोर्ट ने? हाँ। अच्छा, उन्होंने नहीं इसको सेट साइड नहीं किया? लेकिन ये डिस्कशन तो है ही नहीं ना इस जजमेंट का। इस जजमेंट का डिस्कशन 122 क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, बस इतना ही है। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नॉट डिस्कस इन दिस जजमेंट। ठीक है सर, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग तो सीख रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग ये सारा कुछ जब डिस्कशन हुआ होगा ऑन द टेबल, तो इसमें जरूर एविडेंस मिला होगा, अदरवाइज दीज पॉइंट्स मस्ट हैव बीन टेकन। अब उत्तराखंड, हरियाणा, ए और बी छोड़ देते हैं, ये तो खत्म ही है मान लीजिए। उत्तराखंड से हरियाणा गया, हरियाणा से यहां आया, यहां से यहां गया, तो इसने पास ऑन किया, 120 क्लॉज 2 लग गया। इसने पास ऑन किया, क्लॉज 2 लग गया। इसने किसी और को पास ऑन किया, क्लॉज 2 लग गया। तो 74 का रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी तो कहीं नहीं है। अगर अब कहानी यह है कि अगर ये रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी नहीं है, तो क्लॉज 2 भी खत्म होना चाहिए। वही क्वेश्चन है सर मेरा, वही क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक बार लास्ट में देखेंगे क्या ऑर्डर पास हुआ है। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही राउंड में उठाया था सर आपसे। ठीक बात है, तो डिसमिस कर। अब देखिए, पूरा जजमेंट आप पढ़ेंगे तो इसमें 122, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो मैंने आपको तो बता भी दिया था, ए नो इशू 100+20 120 आईटीसी 20 रुपया ले लिया, ये मेन पर्सन है, डिड नॉट पे द टैक्सेस, 50 जेन्यून है, 50 फेक है, फिर पास ऑन किया, कुछ कैश में पेमेंट हुआ है, ये अदर पर्सन्स हैं। मुझे लगता है कि बाकी ये हम लोग अपने वेबसाइट taxbykk.com में डाल देंगे। आप लगता है कि अरविंद दाता से कोई चूक हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मेरा भी सर एक ऐसा ही मामला उलझा हुआ रखा है। क्या बताइए सर? राजस्थान में जैसे डीजीजीआई होता है ना सर, ऐसे स्टेट का एसडीआरआई होता है सर। ओके। उन्होंने सर सर्वे किया अपना हमारे हिंडौन सिटी में। हाँ। तो सर सर्वे के समय पे सर उन्होंने कहा कि भाई आपके जो इनवॉइसिंग जो हुई है कंपनी से, जो आपको इनवॉइसिंग आई है, ये माल आपके पास आया ही नहीं और आपने फेक बिलिंग की है। हाँ हाँ। तो हमारे क्लाइंट ने क्या किया था, एक्चुअली क्या है कि उसमें कुछ भी नहीं था भाई, जो भी माल आ रहा है ना वो तो कैश के बिल कट रहे हैं, उसमें इनवॉइसिंग पास ऑन का तो कोई मैटर है ही नहीं है। जो भी माल सेल हो रहा है वो कैश में सेल हो रहा है। तो आईटीसी के पास ऑन तो हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी ट्रक ड्राइवर थे साल भर के अंदर, टोल नाकों की सबकी रिपोर्टिंग करके जितने भी ट्रक ड्राइवर थे सबको बुलाया, बुलाकर उनके इंटरव्यू लिए होंगे। तो अधिकतर ने किसी ने इंटरव्यू दिया भी, किसी ने नहीं भी दिया। अभी लास्ट में फिलहाल उन्होंने हमारे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया। कोई 122(1) में ये पेनल्टी का किया है और 74 में भी किया है। ओके। एज इट इज सेम टू सेम, जैसे अभी पतंजलि का देख रहे हैं ना सर, सेम टू सेम है सर। लेकिन इसमें और हमारे इसमें एक फर्क है कि हमारे यहाँ पर आईटीसी पास ऑन नहीं हुआ, अभी फिलहाल अपील में चल रहा है। आप क्रॉस एग्जामिनेशन मांगे? सर मांगा है सर, सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी सर उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। नहीं वो मांगे है ना? नहीं मांगा है ना सर, लेकिन ना। हाँ जी सर। अगर केस आगे जाएगा वो ड्रॉप हो जाएगा कोर्ट में। एग्जामिनेशन
और एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन होगा, वो खत्म हो गए। ओके सर, ओके सर। या आपके लिए कल हम लोग इसी डिस्कशन ग्रुप में ही मिलेंगे, और एक और जजमेंट है रूल 96 सब रूल 10 का, बहुत अच्छा जजमेंट है, उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग, और इस जजमेंट को एक बार पढ़ भी लेंगे हम लोग दोबारा। सर बीच में मैं नहीं था सर, एक्चुअली क्या कंक्लूजन निकला सर, वो 122 का सही है गलत? नहीं, देखिए हमने जो डिस्कशन किया है उस डिस्कशन में तो ऐसा वो पॉइंट्स उठाए नहीं गए हैं, और या फिर हमें नजर नहीं आ रहे हैं इस जजमेंट में। समझ रहे हैं आप? सर तो मेरे हिसाब से 74 ड्रॉप होता है, मान लीजिए मैंने पास ऑन किया क्रेडिट और आपने गलत क्लेम किया और आपके अगेंस्ट 74 आपका ड्रॉप हो गया, तो 122 तो मेरा ड्रॉप होना चाहिए ना, फिर तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये सब पॉइंट नजर नहीं आ रहा हम लोग को, क्या क्यों 122 चला है, इसीलिए तो पूछा हूँ क्या दाता इसे कोई क्यों क्या हो रहा है, ये एक्सपेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ एक ये भी है कि ए और बी जो कंपनी है जिनसे आईटीसी आ रहा है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को, और पतंजलि के अगेंस्ट 74 ड्रॉप हो जाता है, फर्दर पतंजलि पास ऑन करती है पतंजलि आयुर्वेद हरियाणा को, तो अगर उनके अगेंस्ट फेक वाला ही ड्रॉप हो गया तो फिर पास ऑन का कैसे एग्जिस्ट करेगा? ठीक बात है। मेरा हिसाब से ये केस लड़ा गया ओनली प्रॉपर ऑफिसर को पावर है या नहीं, और ये सिविल या क्रिमिनल नेचर, ये दोनों के लेकर लड़ा गया है, इसलिए अभी तो यही लग रहा है देख के इसको कि उसी के बेसिस पे ये है। एक बार मैं और सोचता हूँ, देखता हूँ, देखिए ए बी नहीं करता हूँ, पतंजलि उत्तराखंड, पतंजलि हरियाणा, ठीक है, इसके अगेंस्ट क्लॉज 2 चल गया, इसके अगेंस्ट सेक्शन 74 और सेक्शन 122 का क्लॉज 7, करेक्ट। हम लोग ये, अच्छा दूसरी बात अब समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर, एकदम क्लियर है, ये ड्रॉप नहीं हुआ, नॉट ड्रॉप्ड, पास ऑन ड्रॉप नहीं हुआ, करेक्ट है ना। हम लोग का ये पॉइंट था कि हरियाणा के अगेंस्ट 74 और क्लॉज 7 कैसे पॉसिबल है, रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी का कोई एक ही चलेगा ना, या तो 74 चलेगा या क्लॉज 7 चलेगा। हम लोग ये कह रहे थे 74 ही चलना चाहिए सिर्फ, तो ये ड्रॉप होना चाहिए। अब हम लोग ये देख लेते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये 74 चल रहा है, ये ड्रॉप होना चाहिए, एक लेट अस चेक इट। देखिए 74 ड्रॉप हो गया पतंजलि उत्तराखंड, फिर और 74 में प्रोसीडिंग करेंगे उत्तराखंड, ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही है। 122 क्लॉज 7 ड्रॉप होना चाहिए था, 74 का प्रोसीडिंग चलना चाहिए था महाराष्ट्र और हरियाणा के अगेंस्ट, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अगेंस्ट 122 चल रहा है, विच आई एम नॉट एबल, या तो महाराष्ट्र 122 का कौन सा क्लॉज चल रहा है ये भी नहीं लिखा हुआ है। पतंजलि उत्तराखंड, पतंजलि हरियाणा, पतंजलि कौन सी है, महाराष्ट्र, इसने पास ऑन किया, तो इसके अगेंस्ट क्लॉज 2 चला दिया आपने, और इन दोनों के अगेंस्ट सेक्शन 74 चलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 74 ड्रॉप कर दिए, इसको भी 122, इसको भी 122 चलाएंगे, दैट इज रॉन्ग। चलिए कल एक बार इसको दोबारा पढ़े हम लोग। सर्कुलर ट्रेडिंग जो इन्होंने बताया, तो हरियाणा ने महाराष्ट्र को पास किया, महाराष्ट्र ने फिर वापस उत्तराखंड को पास किया। चलिए ठीक है महेश जी, कल हम लोग रूल 96 सब रूल 10 का जो जजमेंट है वो पढ़ेंगे, बहुत अच्छा जजमेंट है, इसमें इंटरप्रिटेशन की बहुत सारी बातें लिखी हुई है, प्लस इसके पैराग्राफ को एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, लेट अस सी कुछ मिल जाता है तो हम लोग को। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं डिस्कशन ग्रुप में ही, कल सैटरडे, उस लिटिगेशन में नहीं मिलेंगे, इसी में मिलेंगे। किताब गई क्या? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? वो किताब गई क्या किताब? अरे वो जो जीएसटी 80 की ना, वो तो मैंने एक चलाया तो था, कितने लोगों ने प्रिंट में नहीं गई ना? नहीं, अभी तो कितने लोगों ने उसमें, मैंने उसमें था, वोटिंग कितने लोगों ने की है, डिस्कशन में था, लिटिगेशन में है 9-1 हुआ। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करूंगा, मैं एक अकाउंट नंबर दूंगा और फिर भेज दीजिएगा उसमें अमाउंट, फिर हम लोग प्रिंटिंग में डाल देंगे। जिनल सोनी, कल्याण से कौशिक, जीएसटी एंड 20 कॉपीज संतोष बख्श। और तो कोई नहीं है ग्रुप में? पोस्ट कीजिए ग्रुप में, कोई और तो नहीं जिसको जीएसटी बुक चाहिए अपने नाम पे? सर मुझे चाहिए थी सर, मुझे। तो आपने वोटिंग नहीं की?
मैं देख नहीं पाया, मैं कर देता हूँ वोटिंग। हाँ तो क्या कीजिए फिर आप लोग ना वोटिंग कर दीजिए एक बार। सर उसमें वर्डिंग वगैरह भी देना पड़ेगा? क्या चीज? अपने बारे में कुछ लिखने का वो तो देना पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग जब फीस आ जाएगी ना, इसका पेमेंट आ जाएगा, तब आप लोग से पूछ लेंगे क्या क्या देना है। यस 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 यस। पहले इसका मैं कवर पेज बनाने देता हूँ, फिर कवर पेज जब बन जाएगा फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। यस सर यस सर। और फिर उसमें जहां जहां नाम होगा वहां दे सकते हैं। यस सर यस। है ना? अब मैं अगर आप लोग अपना प्रोफाइल देना चाहते हैं तो प्रोफाइल भी दे सकते हैं। यस यस। लेकिन आप लोग ना ये सब लिख के रखिएगा पहले से, नहीं तो टाइम लग जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है? करेक्ट करेक्ट सर। चलिए, ओके देन, ओके, बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.